बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीरा को स्पोर्ट्स फोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो आज बड़ी अच्छी खबर कि पाकिस्तान ने इवेंचुअली लास्ट T20 मैच में 42 रन से विक्ट्री हासिल की। जो एक लॉसेस का एक कंटिन्यूटी थी वो काफ़ी लंबी हो चुकी थी और ओबियसली एक जीत मस्ट रिक्वायर्ड थी पाकिस्तान को। तो अल्लाह ने अच्छा खबर मिली हमें आज संडे के दिन के पाकिस्तान ने विक्ट्री अपने नाम की। इस पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज भी मौजूद है ज़ाहर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक ठीक है ठाक, आप? आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर हमारे टेस्ट क्रिकेटर, चेयरमैन पीसीबी और हम सबके पाकिस्तान की जान, दिलों के राजा रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जनाबे वाला वालेकुम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का रमीज़ भाई। क्रिकेट की बात करें तो बड़ी एक लंबी हमें डिफीट का एक कंटिन्यूटी थी और आज अल्लाह ने किया कि वो जिंक्स टूटी और पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की। ओवरऑल आप कैसे समराइज़ करेंगे आज की परफॉर्मेंस को और आपके ख्याल में आज ऐसा क्या बेहतर किया? बॉलिंग तो चले हम देख रहे हैं कि थोड़ी बेहतर थी, हमने 92 पे कर्टेल किया, बट आपकी नज़र में क्या ऐसे बेहतर चीज़ें की पाकिस्तान ने जो विक्ट्री मिल सकी उनको? देखिए, एक तो पांचवें मैच में इन्होंने न्यूजीलैंड को सही चाबी लगा के इनका ताला खोला। तो ये आजकल ये बहुत लंबा अरसा हो जाता है। अगर आप 4 मैच हार के और 5वां जीतते हैं, इसकी मतलब यही है कि फॉल्ट लाइन्स तो आपकी डेवलप हो गई हैं। अच्छा आज किया कि आई थिंक रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल था। अभी ज़ाहिर बात कर रहे थे, फील्डिंग ठीक ठाक थी और फिर ये कि एक फाइटिंग एफर्ट दिखा, क्योंकि ये पिच इतनी अच्छी नहीं थी खैर, और न्यूजीलैंड फंस गया स्पिन के अगेंस्ट। मगर वरीसम बहुत सारे चीज़ें हैं इस सीरीज के बाद। और अगर मैं आप जल्दी मोटी मोटी चीज़ें यही हैं कि अगर आपके हारिस रऊफ 12th मैन बन सकते हैं और जो आपके स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करें और फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बैक सीट ले लें, तो इसका मतलब है कि बड़ा टॉप सीट टर्विंग ही आपका बॉलिंग अटैक हो गया हुआ है जी। फिर उसके बाद बैटिंग जो है वो आपने पोजीशंस बदल दी, और पोजीशंस बदलने से देखिए क्या होता है। एक तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जावेद मियांदाद पूरे अपने करियर में नंबर 4 पे खेले हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। जो ओपनर्स थे वो फिर ओपनर्स रहे, जो भी थे, जितने अरसे के लिए भी उनकी शेल्फ लाइन थी, उनको कोई छेड़खानी करके मिडिल ऑर्डर में कभी ओडीआई क्रिकेट में नहीं किया। तो ये जो होता क्या है कि एक तो मेंटली बहुत एफर्ट लगता है ओपनर को अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिला दें और मिडिल ऑर्डर से किसी को ओपन में खिला दें, क्योंकि ये आसान नहीं होती है ट्रांजिशन, आपका टेम्परामेंट नहीं होता। फिर तीसरी बात यही है कि आप देखें ना, बाबर आजम नंबर 3 के ऊपर फील्ड खुल जाती है, उनकी लॉन्ग द ग्राउंड शॉट्स जो है वो पकड़ी जाती हैं, तो जो उनको एक पहले 6 ओवर्स में एडवांटेज वो नहीं। फखर जमान 4 नंबर पे फील्ड खुल जाती है और 50-50 हिट मारते हैं वो, तो वो वहां पे जाके वो फिर 25-30 के ऊपर आउट होना ही होना है उन्होंने, क्योंकि रमीज़ भाई, बैटिंग है। अगर इसमें मसाइल की बात करें तो हमने देखा कि मॉडर्न जो क्रिकेट की डिमांड है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर लैग कर रहा है। हम इंटेंट की बात करते हैं, गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में लैग कर रहे हैं। क्वालिटी स्पिनर्स की हमने बात की, वो हमारे पास नहीं है। पेसर को रन्स बहुत हो रहे हैं, 12-13 की इकॉनमी से हर बॉलर रन्स दे रहा है। बैटर के अंदर भी वो पावर हिटिंग नहीं है जो हमने फिन एलन की नज़र आ रही है। हमारा बैटर खेल रहा है 130-35 के स्ट्राइक रेट के साथ, फिन एलन खेलता है 200-250 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो इतनी बॉलें खेल के हमारा प्लेयर बाइट नहीं करता, उनको हर्ट नहीं करता। वो कहते चले खेल रहा है, इतना ही टोटल बनाएगा जो चेजेबल है। तो ये जो माइंड सेट है, जो अप्रोच है, इसको कैसे बदल सकते हैं? और दूसरा, आज इसी के साथ पैरेलल जी पे रोक रहा हूँ आपको, जी। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई ना, और बैटिंग की टीम, ये इस बेस के ऊपर सेलेक्ट हुई कि जी हमने स्ट्राइक रेट के इशू को एड्रेस करना है जी। और क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। अच्छा, वो ठीक है, आपकी मंतक शायद ठीक होगी, मगर स्ट्राइक रेट के लिए क्या आपके पास वैसे प्लेयर्स हैं जो कि इस स्ट्राइक रेट को 10 रन तक सिर्फ मुनस्सिर ना हो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, उसको 40 पे ले जाएं, स्कोर करें या कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें? मैं भी 6 बॉलों में 15 रन तो इस उम्र में मैं भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे 15 रन ही करने हैं ना जी। तो ये जो आप बात करते हैं ना कि इंटेंट और ये कि ये खेलते रहते हैं ऐसे, आपने इस जो सबसे ज्यादा खौफनाक चीज है कि आपने जो नए लड़के थे जिनको आपने स्ट्राइक रेट के बेस के ऊपर सेलेक्ट किया और नारा मारा कि इनको मौका नहीं मिलता है, इसीलिए जो है ये 3-4 प्लेयर्स की यहाँ पे मोनोपोली है और इसलिए पाकिस्तान टीम आगे नहीं निकलती है। तो आपने देख लिया उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी पीछे है कंपेयर टू इंडिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो इंटेंट होती है ना, ये ठीक है, इट्स अ ग्रेट वर्ड, मगर आपको फिर अब पता चल गया है कि पाकिस्तान कितने पानी में है,
पाकिस्तान कहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता और कहाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी जोड़ना चाह रहा था ताकि क्लैरिटी मिल जाती। दूसरा यही क्वेश्चन था कि क्या आप सारे यंगस्टर को चांस दे देते? 4-0 तो आपको पड़ ही चुका था, तो आप एक दफा ये एक दफा डन एंड डस्टेड कर देते कि जी ये देखें हम यंगस्टर के साथ गए, पुराने उस तरह नहीं कर पा रहे। और दूसरी इसी के साथ मोहम्मद हफीज की स्टेटमेंट आज आपने भी देखी होगी आई एम श्योर, कि मैं काफ़ी चीज़ों को रिवील करूंगा, काफ़ी चीज़ें इस तरह की हो चुकी हैं, मैं आके बताऊंगा क्या हो रहा था इन एंड आउट। और फ्राइडे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अजीब सी बात है कि जब भी मुझे जो एटलीस्ट फीलिंग ये हुई है कि जब भी हम हारते थे तो हम फतह मना रहे थे। मैंने ये आज तक नहीं देखा है कि हारने के बाद आप कहें कि हमारे गेंस हमें मिल रहे हैं। हमारी जो है ना उस चीज के ऊपर भी पर्दा उठ गया है। अब हमें पता चल रहा है कि कितने पानी में हम ये और क्या हम गलतियां कर रहे हैं और गलतियों से ही हम सीखेंगे। मैंने कभी डिफीट को ग्लोरीफाई होते हुए, ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ है काम जी, यहाँ तक ये चल रहा है। तो पहले तो आपको स्पेड कॉल करना है ना, और आप जब हारते हैं तो इसकी वजूहत होती हैं। आप एक्सपेरिमेंट करें 100 बिस्मिल्लाह, मगर आप फिर उसके साथ हार एक्सेप्ट ना करें। फिर आप कोर को ना छेड़े। देखिए, जब भी टीम सिलेक्ट होती है ना तो उसके कोर प्लेयर्स बेस बनते हैं और वो कभी भी नहीं छेड़े जाते। फॉर एग्जाम्पल शाह अफरीदी 12th मैन नहीं आप बना सकते हैं। बाबर आजम और रिजवान को 12th मैन नहीं बना सकते, क्योंकि एक बैटिंग प्लेयर है और एक बॉलिंग में करता है। तो आपका एक कोर बन गया ना, उसके इर्द गिर्द आप एक्सपेरिमेंट करें। वो एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि आपने वो प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट किया हुआ है जिनमें पता है कि अभी बहुत कसर है। निहारी जब पकती है ना तो निहारी कई दफा 2 दिन लेती है। तो आपने जो है ना वो T20 नहारी बनाने की कोशिश की है कि जी मैंने अभी हांडी चढ़ाई है और आधे घंटे में सर्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, हफीज की मुझे नहीं पता हफीज की क्या स्टेटमेंट आनी है, उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। अच्छा सर, बात की थी कि जी कैप्टनसी के हवाले से कि शाहीन को मौका देना चाहिए, उन्होंने PSL जिताई है लाहौर कलंदर्स को, तो इस सीरीज में आप उनकी कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? क्या डिसीजन मेकिंग और उनकी टेक्टिकल अवेयरनेस एज अ कैप्टन? देखो इज़हार, ये जो कप्तानी है ना, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम नहीं। हालांकि T20 की कप्तानी बहुत आसान है कंपेयर टू टेस्ट मैच की कप्तानी या ODI की कप्तानी। देखो 50 ओवर्स में ना आपकी कप्तानी लड़ती है। ये आपके सेट एक फॉर्मूला होता है। ये अगर आप ब्रेंडन मैकलम को भी कप्तान बनाएंगे ना, उसे पता है कि पहले 6 ओवर्स में मेरे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, मिडिल फेज में कौन अच्छा खेलेगा, आखिरी के फेज के ऊपर मुझे कौन सी बॉलिंग जो है वो सही यॉर्कर्स या वाइड यॉर्कर्स या स्लोअर बॉल या अच्छी तेज बॉलिंग करती है। तो ये एक सेट फॉर्मूला होता है। तो मगर ये सब जानने के बावजूद और इतनी आपने यानी कि 2 सीजन कप्तानी के किए हैं ना, तो इससे पता क्या चला कि फ्रेंचाइज कप्तानी एक दूसरी तरह की होती है। इंटरनेशनल कप्तानी और चीजें डिमांड करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई वीक लिंक नहीं होता ऑपोजिशन के पास। आपको फ्रेंचाइज में क्रिकेट में वीक लिंक्स मिलते हैं। 4 अच्छे प्लेयर्स हैं तो 4 जो है ना वो पैसेंजर भी होते हैं। तो वो आपके जो अच्छा काम है ना वो उसको बहुत अच्छा बना देते हैं। अरविंद भाई, तो ये देखना है ना इंग्रेडिएंट्स क्या है कप्तान में, उसकी क्या है, उसके DNA में कप्तानी। देखे ना, अगर मैं एक्टिव हूँ और मैं पैशनेट हूँ, दैट डजंट मेक एनीवन अ ग्रेट कैप्टन। कैप्टन बनता है रिजल्ट से, कैप्टन बनता है स्ट्रैटेजी से। कैप्टन जो है इतनी खतरनाक तरह से ये इन्होंने बिगिनिंग की है कि एक्सपेरिमेंटल मोड में चले गए। हालांकि नए कप्तान को सॉलिडिटी चाहिए और जीत चाहिए कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए। अच्छा अरविंद भाई, ये जैसा एक वो हमने टर्बुलेंस की बात करते हैं, हमने 1.5-2 साल में 5 चेयरमैन चेंज हो गए, 5वां भी अब मोस्ट लाइकली आ जाएगा, और ज़का अशरफ का अब स्टेप डाउन करना। मेरा मानना ये है, मैंने अक्सर ये बात की कि अगर आपके उन्होंने कहा मौक़िफ़ कह लिया कि बेख्तियार जो चेयरमैन है मैं उस तरह से काम नहीं कर सकता, तो बेख्तियार तो आप तब भी थे जब आप वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल रही थी टीम, जब एशिया कप खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, न्यूजीलैंड खेल रही थी। जब सारे फॉरेन ट्रिप्स हो चुके, आप भी सब जगहों से हो के आ गए, फिर उनका रिजाइन क्यों बना? तो ये अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जब तक नहीं होगा टॉप से बॉटम तक, ये किस तरह सिस्टम ठीक होगा? और इनके स्टेप डाउन करने के बाद अब आगे आप क्या वे फॉरवर्ड देखते हैं? देखिए, हम सबको पता है जो इस सर्किट में है इरफान के, ये जो पोजीशन है ना ये बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। ये क्रिकेट को गवर्न करना जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि वन फाइन डे मैं उठता हूँ, मैं एक मेरा मूड स्विंग होती है और मैं किसी को एम्प्लॉय और हेड बना देता हूँ क्रिकेट का। ये क्रिकेट जो है ना ये उससे ज्यादा सीरियस मैटर है। और मैं ये समझता हूँ जो इसका एक डाउनवर्ड स्पाइरल जो गेम फंसी है वो नजम सेठी ने शुरू की, जहाँ पे आके उन्होंने टीम को ना हिलाने की कोशिश कर दी बिला वजह।
और उसकी बड़ी आपको वजह सामने ये आई कि जी वो प्लेयर पावर जो है उनको किसी ने कान में कह दिया या उनके ज़हन में होगा कि यार मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, बाबर रिजवान ये जो है ना यही बस खेलते हैं, बाकी लड़कों को ये आने नहीं देते हैं, तो चलो जी हम एक नई टीम बना के शारजा भिजवाते हैं, वहाँ 3-0 पिट के आ गए अफगानिस्तान से। अच्छा वो कॉन्फिडेंस अब शैटर हुआ, सोशल मीडिया पीछे पड़ गया, फैंस पीछे पड़ गए, तो नहीं सॉरी बाबर आजम को हम फिर से रिस्टोर कर रहे हैं। अच्छा वो क्या था, वो टर्बुलेंस तो वहां से क्रिएट हुई है, उसके बाद ये आ गए, इन्होंने आके और अजीबो गरीब किस्म की, मतलब अपने इर्द गिर्द जो है ना ये 2-4 क्रिकेटर्स लग गए, उनकी बातें सुननी शुरू हो गई, अपनी कोई इनकी फहम नहीं है क्रिकेट का, और इनका कसूर नहीं है। देखे ना आप 80, मुझे किसी ने बताया जी 80 भर्तियां कर दी उन्होंने, मैं इनसे 90+ अपनी शुगर मिल में ये 80 भर्तियां ऐसे कर सकते हैं कभी ऐसे बिला वजह विद इन स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स आप 90 लोगों को भर्ती कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसको जो क्रिकेट का बिजनेस है ना, ये आपके दिल का बिजनेस है, ये पैशन का बिजनेस है, ये अपने आपको ऐसे रन करना है जैसे आप घर को रन करते हैं। ये आप इसमें हार्ड हार्टेड, जो जिसको कहते हैं ना कि कोल्ड हार्टेड, और एक तरह से ऐसी अप्रोच के जी चलो जी ओनू भी ऐसी कर देने हैं, उसको भी लगा देते हैं, उसको भी लगा देते हैं। तो इस तरह से क्रिकेट नहीं रन होती है ना, कैसे नहीं हो सकती। आप टूर करके जहाज में बैठ के आईसीसी मीटिंग में तो चले गए, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है वहां पे क्रिकेट के ऊपर, क्या आपने बात की? मतलब इसमें गिनवा रहे थे अपनी जो चैंपियनशिप जो बने हैं ये, या चैंपियंस के जी इंडिया जो है, इंडियन एक डेलीगेट पाकिस्तान आ गया, ये मतलब अगर लेवल ये है कि जी ये मेरी मैसिव एक विक्ट्री है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है क्रिकेट। हाँ, अच्छा रमीज़ भाई, इसमें एक जो सबसे बड़ी जो हमारे ज़राए थे, इनको एक जो न्यूज़ पहले आ रही थी कि शायद इनको डर था कि कहीं आईसीसी पाकिस्तान की, आपको पता, रुकनीत कैंसिल ना कर दे, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका बोर्ड को किया। एक तो ये फैक्टर था, और दूसरा अभी एमसीसी की एक मीटिंग भी होने जा रही है, उसमें आप भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, उस हवाले से अगर आप कुछ फैक्टर नहीं है, कोई ऐसी ज़हन में चीज नहीं थी। ये बाय हुक और क्रुक जो है ना आके और लटकना चाहते हैं, ये मतलब है कुर्सी को ना ये गोंद की तरह चिपकना चाहते हैं। क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपको, मुझे अब शुगर बिजनेस का पता नहीं है, तो मैं पागलों की तरह वहां जाके उसको हेड करने की कोशिश करूंगा, या एप्टमा में जाके मैं चेयरमैनशिप के लिए अर्जियां डालनी शुरू कर दूंगा और पॉलिटिक्स करूंगा। नहीं करना चाहिए ऐसे। मुझे समझ नहीं आती है कि इनको क्या, ये इस गेम से क्या इस तरह की मोहब्बत है, ये क्या अपने आप को, इनको गलत फहमी है नजम सेठी और इन दोनों को, कि ये समझते हैं कि इनके बगैर क्रिकेट रन नहीं हो सकती है। हद होगी। और फैंस जो है वो भी पीछे लग जाते हैं, वो 2-4 मीडिया के बंदों को ये लगा लेते हैं अपने पीछे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने बार बार गलतियां करनी है, कुल्हाड़ी मारनी है पांव पे, तो वो इनकी बचत करते हैं आके टेलीविजन के ऊपर। इस तरह से गेम बनाते हैं ये, और क्रिकेट जाए भाड़ में। हाँ, नौकरियों के चक्कर में। जैसे प्लेयर पावर की आप बात करें, अगर बहुत ज़्यादा प्लेयर पावर्स और कुछ खिलाड़ियों के डिसीजन कॉल करने लगे कि जी किसने खेलना है, टीम में खेलना है, और किसने किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए किसी लीग में जाना है, तो ये भी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह नहीं है? बिल्कुल है। ये देखे ना, मुझे तो ये भी होता है कि इनको जो तोहफे तोहफे भी देते हैं फ्रेंचाइज, वो भी एक नजर होनी चाहिए पीसीबी की। मतलब मेरा ये है कि किसी तरह से किसी वक्त भी, क्योंकि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होती है एट द क्रिकेट लेवल, बोर्ड लेवल, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो फिर सेफ्टी नेट की तरफ प्लेयर्स देखते हैं, और सेफ्टी नेट जो है उनको प्रोवाइड करती हैं ये फ्रेंचाइज लीग, और फिर वहां पे भागते हैं, फिर उनसे ताल्लुकात बनाते हैं, फिर वो जो मर्जी डिटरमिन कर सकते हैं प्लेयर्स के बिहाफ के ऊपर, और प्लेयर्स भी गर्विदा हो जाते हैं उनके। तो ये बड़ी एक डेंजरस साइकिल है। तो आपको क्या करना है, आपको विन ओवर करना है प्लेयर्स को, आपको इनको अच्छे तगड़े पैसे देने हैं, और उसके बाद माहौल देना है इनको जहां पे सियासत ना हो, जहां पे एक तरह से मेरिट बेस्ड आपकी सिलेक्शन, और सिलेक्शन भी आप देखें ना, आपको टैलेंट का पता ही नहीं है, आपने सिलेक्शन जो कर दी है वो ऐसे कंसिस्टेंटली, मैंने इतनी मार पड़ते हुए कभी भी पाकिस्तान टीम को नहीं। ऐसे ही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है पाकिस्तान के अगेंस्ट जी। अच्छा रमीज भाई, एक मैंने इससे पहले पूछा कि अभी 1 जुलाई में मीटिंग होने जा रही है एमसीसी की, और ओबियसली पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करेंगे। उनका एजेंडा ओबियसली यही है कि क्रिकेट को किस तरह सेफ करना है, सेफ गार्ड करना है, और इसके कनेक्शन के हवाले से, इस हवाले से आप प्लीज कुछ शेयर करना चाहें। देखिए ये इरफान, ये एक तो मैं यही सोच रहा था कि क्यों पिक किया मुझे, इसलिए कि मैं जब मीटिंग्स में जाता हूं तो मैं उनको आउटरेजियस किस्म के लेफ्ट फील्ड के आइडियाज देता हूं, और मैं एक डिबेट क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, जो कि एक डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं कि क्यों नहीं हम विंडो टेस्ट क्रिकेट की 2 महीने की दे सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की।
क्यों हमें 1-1.5 साल के बाद रिजल्ट मिलता है? तो इसके ऊपर फिर डिबेट होती है, या इसी तरह से लॉस के ऊपर होती है। अब मुझे तो अभी पता चला है कि अगर डबल आपका हो जाए ये जो सुपर ओवर, तो उसमें वो बॉलर बॉल नहीं कर सकता जिसने लास्ट ओवर किया हो। ये अजीबो गरीब से रूल है ना ये। मतलब एक क्रिकेट में आप एक्सीलेंस लाने के बजाय आप एक्सीलेंस को 12th मैन बना देते हैं थ्रू सच लॉज। लॉज की कमेटी भी है एमसीसी की, तो इसमें इकोनॉमिक्स डिस्कस होगी, इसमें स्पीकर में अच्छे अच्छे लोग इन्होंने बुलाए हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि मौका है, और ये मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक तरह से वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स जो है या एक्स प्लेयर्स जो कि क्रिकेट के ऊपर एक ओपिनियन रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको फिर वो आगे लेके आ रहे हैं दुनिया के ऊपर। मेरे ख्याल से ग्रेट फोरम है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। सर क्या ऐसे एक लकीर के फकीर है, तो सर क्या ऐसे आइडियाज हैं जो आप उधर जाके डिस्कस करेंगे क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इसको रिजुवनेट करने के लिए, इसको और एक्सटेंड करने के लिए इसकी रीच की? तो है ऐसे कुछ सर आइडियाज जो आपने सोचे? सर अभी तो नहीं, अभी तो कल परसों ही मुझे ये आया है, इसकी तो प्रिपरेशन होती है, बट मुझे पता है फेयर आइडिया है। इकोनॉमिक्स में तो देखो ना, आपके टीयर्स बन गए हुए हैं। एक टॉप टीयर है 4-5 टीम्स का पाकिस्तान, एक लोअर टीयर में आ गई हुई है। फिर टेस्ट क्रिकेट के ऊपर जो है वो कोई जो लोअर टीयर की जो बोर्ड्स है या टीम तो खेलना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं जी ये बिकता नहीं है। सो इसको बिकने के लिए जो है इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट करना है ना। तो जब तक कि इसको आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कि सेकंड टीयर की जो टीम्स हैं उसको ऐसी शेड्यूलिंग दें कि वो फर्स्ट ईयर की शेड्यूलिंग के मुताबिक हो ना। अभी क्या होता है, अभी आपको अपने नेबर देख लेना, उनको बेस्ट टीम्स मिलती है, उनका बेस्ट सीजन एक डिफाइन हो गया हुआ है। हमारा अभी तक सीजन ही डिफाइंड नहीं है। हमें जो मिलता है ना वो हम कभी जुलाई में करा लेते हैं, कभी सितंबर में सीरीज हो जाती है, कभी ठंड जनवरी में हो जाती है। ऐसे टेस्ट क्रिकेट जो ऊपर नहीं जाएगी ना। सो इसकी इकोनॉमिक्स को करना है, फिर उसके बाद बहुत सारी और चीजें। सो और वो रमीज भाई अभी तो मेरा ख्याल है हमने याद ही नहीं पड़ता 5-6 साल से 5 टेस्ट मैचेस कभी नहीं खेले, 2 या 3 टेस्ट मैच से ऊपर हमें टेस्ट मैचेस नहीं दिए जाते। तो कैसे हम पाकिस्तानी उसमें ग्रो करेंगे, फ्लरिश करेंगे? तो एक बड़ी इसमें लंबी डिबेट और एक अर्ज चाहिए। बहुत शुक्रिया रमीज भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा टाइम देंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से। हमें अभी फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अच्छा माजिद भाई, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें, जो टर्बुलेंस, जो प्रॉब्लम देखना शुरू कर रहे हैं वो लास्ट ऑलमोस्ट हम 4-5 मंथ से देख रहे हैं। एशिया कप से ये कंटिन्यूटी शुरू होती है, वर्ल्ड कप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज और अभी T20 सीरीज। पहले मैं सबसे पहले ज़का अशरफ के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने स्टेप डाउन किया अपने ओहदे से और कहा कि बेख्तियार चेयरमैन के तौर पे मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि बेख्तियार तो पहले दिन से थे और आप मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे और आपने इलेक्शन करवाने थे और 4 को उनकी डेट थी इलेक्शन करवाने के लिए, से टेन्योर ख़त्म हो रहा था। इस हवाले से सर कैसे देखते हैं और फ्यूचर क्या अब इसका नज़र आ रहा है, कौन बनने जा रहा है एज ए चेयरमैन? देखें, ज़का साहब से पहले नजम सेठी साहब को भी यही टास्क मिला था। इत्तेफाक से वो भी इलेक्शन नहीं करवा सके और फाइनली उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। फिर ज़का साहब कहते रहे कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन इख्तियारात ना होने के बावजूद उन्होंने जिस बड़े पैमाने पर इस मुख्तसर मुद्दत में अपॉइंटमेंट्स किए वो मेरा ख्याल उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती जी। फिर पाकिस्तान में हमने फॉरेन कोचेस के साथ जिस तरह किया है, फिर फॉरेन कोचेस ने पीसीबी की अथॉरिटी चैलेंज की। हमने मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और जो प्यूटिक थे उनको कहा कि जी आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाए, हमने नया डायरेक्टर बना लिया, नए कोचेस रख लिए। फॉरेन कोचेस बजाय ये कि अपने एम्प्लॉय जो थे उनकी बात मान के एकेडमी जाते, वो अपने घर चले गए। फाइनली उन्होंने पीसीबी की बात नहीं मानी और उन्होंने अलग अलग टीमें ज्वाइन कर ली। प्यूटिक अफगानिस्तान चले गए, मिकी आर्थर डार्बिशायर काउंटी के साथ वाबस्ता थे और इसी तरह ब्रैडबर्न गिलमॉर्गन काउंटी में चले गए। बेसिकली ज़का साहब खुद बहुत नफीस इंसान है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट बहुत वीक रही। उन्होंने जो फैसले किए इत्तेफाक से ज्यादातर फैसले बैकफायर कर गए। उन्होंने जो टीम बनाई पीसीबी में वो भी कोई इतनी काबिल लोगों पर मुश्तमिल टीम नहीं थी। अब मोहम्मद हफीज की आप बात ले लें ना, मोहम्मद हफीज को आपने डायरेक्टर बनाया, लेकिन पिछले महीने की दिसंबर की
15 तारीख से मोहम्मद हफीज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया, अब वो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे थे, पता नहीं उनको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल में जका साहब का दौर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा कोई उनसे इतना मसला नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग उनको याद करें। तब्दीली बराए तब्दीली नहीं होनी चाहिए, तब्दीली बराए इस्लाह होनी चाहिए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की है, पाकिस्तान एशिया कप अपने मुल्क में करवा चुका है, लेकिन आज हमारे क्रिकेट बोर्ड का जो हाल है मेरे ख्याल में इतना नॉन प्रोफेशनल रवैया हमने तो बहुत अरसे बाद देखा। ये देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है, अब वो रिफ्लेक्शन सारे पाकिस्तान टीम पर भी आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये माजिद भाई, ये देखे 17 का स्क्वाड के साथ एडिशनल लोग जा रहे हैं, बॉलिंग कोच है, फिजियो है, बड़ी लंबी लिस्ट है। फिर इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट्स की, जिस तरह आपने भी बात की, बड़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स भी कर दी गई। और अभी जो नए चेयरमैन की बात करें तो मोइन खान को भी बुलाया गया इस्लामाबाद, नदीम उमर साहब का भी नाम आ रहा है, हावर साहब का भी आ रहा है। तो आपके ख्याल में कौन सा कैंडिडेट हो सकता है इसमें? देखिए इरफान साहब, कल मैं एक और टॉक शो में अपने एक और एंकर दोस्त को बता रहा था, आप तो टेलीविजन के दौर के लोग हैं, हम पुराने दौर के लोग हैं, जब अखबारात से हमने अपने कैरियर का आगाज किया। तो उस जमाने में जब सिलेक्शन कमेटी चेंज होती थी और मुख्तलिफ कयास आराइयाँ शुरू होती थी, तो कुछ ऐसे मखसूस चेहरे थे जो तकरीबन हर सिलेक्शन कमेटी में होते थे। तो वो कहते थे कि यार हमारा भी नाम इस लिस्ट में डाल दें। कि मिसाल के तौर पे आपने 5 सिलेक्टर्स के नाम दिए जो मुमकिन हो सकते हैं, तो छठा नाम फर्जी डालना पड़ता था उन लोगों को खुश करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सदाकत नजर आ रही है। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने पीसीबी का 2014 का जो आइन पढ़ा है, उसके मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है शाह खावर, मेरे ख्याल में उनको पूरी मुद्दत के लिए पीसीबी का एक्टिंग चेयरमैन बनाकर कहा जाएगा कि आप इलेक्शन करवाए। देखिए वो लोग जो खुद इलेक्टेड नहीं थे, वो अब आज क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें इख्तियारात नहीं दिए गए। तो भाई आपने बेइख्तियार ओहदा कबूल क्यों किया? बिल्कुल ऐसे ही है। बगैर इलेक्शन के वो ओहदे पे आने के लिए क्यों हामी भरी? तो मेरे ख्याल में एक डेमोक्रेटिक सेटअप पीसीबी में आना चाहिए, 3 साल के लिए चेयरमैन बना दे। और जो देखिए, मैं इरफान साहब पिछले काफी हफ्तों से इस चीज पे जोर दे रहा हूँ और अपने दोस्तों को कह रहा हूँ कि अगर ये चीज हो जाए तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। हमें एक ऐसी मुत्तफिका पॉलिसी बनानी चाहिए जिस तरह दूसरे मुल्कों में है। उस पॉलिसी के बाद चाहे रमीज राजा है, चाहे एहसान मानी है, चाहे नजम सेठी है, चाहे जका अशरफ है, वो पॉलिसी नहीं चेंज होनी चाहिए। हमारे साथ शख्सियात के साथ साथ पॉलिसियां चेंज हो रही है। मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी चेंज हो रही है ना, हर चेयरमैन अपने मर्जी के, अपनी पसंद के लोग ला रहा है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान। उसमें ये बड़ी बात की जाती थी कि इन्होंने 6-7 मंथ के बाद बेख्तियार के नजर आया जब सारे फॉरेन टूर कर दिए गए। और दूसरा मसला ये भी है सर है कि अगर हम पीएम की बजाय प्रेसिडेंट को दे देते हैं पैटर्न इन चीफ, तो ऑब्वियसली एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि चले एटलीस्ट प्रेसिडेंट अपना टेन्योर पूरा करता है। मेरे साथ इजहार बाजवा है, ये भी क्वेश्चन करना चाहते हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी के क्या फीचर्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिसकी कंटिन्यूटी रहे, बेशक जो नाम चेंज होता रहे, चेयरमैन चेंज होता रहे? देखिए बाजवा साहब, पॉलिसी से मेरी मुराद ये है कि जिस तरह कोचेज हैं, देखिए दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जिसमें कोच आते ही टीम को तब्दील कर दे। हर कोच को टाइम मिलता है। अब जिस तरह इरफान ज़हीर साहब है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त शो कर रहे हैं, या हम जो प्रोग्राम करते हैं, हमने भी ओवरनाइट उतनी परफेक्शन नहीं है। जिस तरह आप काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में जो भी डिसीजन पीसीबी में लिए जाते हैं, जो पीसीबी के कानून में आइन में लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे कोचेस को रखना है, जब पीसीबी में अफसरान की जरूरी है, मैनेजर हम हर सीरीज में 2 सीरीज बाद नया मैनेजर देख लेते हैं। कोई ऐसी पॉलिसी हो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। हमारे यहाँ जो शॉर्ट टर्म गोल है, रमीज राजा साहब आए, उन्होंने आते ही मिसबा और वकार यूनुस को हटा दिया। नजम सेठी साहब, उन्होंने अपने कोचेस लेकर आ गए। जका साहब ने वर्ल्ड कप के बाद तकरीबन 14 कोचिंग स्टाफ के लोग थे जिनको तब्दील कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि चेयरमैन के साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट चेंज कर दी जाती है, कप्तान पे नजला गिरता है। एक ऐसी पॉलिसी हो जो वाकई क्रिकेटिंग पॉलिसी हो, जिससे क्रिकेट को फायदा हो, जरूरी हो तो तब्दील करें, अदरवाइज तब्दीली बराए तब्दीली होना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए
बहुत नुकसानदेह। बिल्कुल, जैसे माजिद भाई याद होगा मिकी आर्थर को जब नजम सेठी साहब ने कन्विंस किया तो वो ओहदा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था एक ही करूंगा जब मुझे दोनों डेजिग्नेशन दिए जाएंगे। और आप ये देख लें कि उन्होंने डर्बीशायर भी रखा, इधर डायरेक्टर भी बने, और लोग तब बहुत बात करते थे कि 2 सैलरियां ले रहा है, 2 जगह जॉब कैसे हो सकता है। तो जब आपके कंट्री के अंदर अनसर्टन इतनी चीज़ें होंगी तो कौन आने को तैयार होगा, ये फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, थोड़ा सा अभी करंट क्रिकेट के बारे से बात कर लेते हैं। मैं इरफान साहब मिकी आर्थर का इशू वाइंड अप कर दूं जी। जिस दिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कलकत्ता में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच हार के टूर्नामेंट से बाहर हुआ, तो मैं भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। मिकी आर्थर से सवाल हुआ कि भाई पाकिस्तान में तो हर टूर्नामेंट के बाद एक स्केपगोट बनाई जाती है, तो अगर आपकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी सेमीफाइनल के लिए, तो अब आप पाकिस्तान में अगर आपको हटाने की कोशिश की गई तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बर्जिस्ता ये बात कही कि मैं डार्बीशायर काउंटी चला जाऊंगा। तो मेंटली मिकी आर्थर उसी वक्त से उनको पता था कि पाकिस्तान में ये चीजें होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोई क्रिकेट के बारे से बात करें तो एक जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बड़ी ज़्यादा हमने 5-6 मंथ में हमने डिफीट पाकिस्तान के साइड पे आई, इसकी कंटिन्यूटी और आज का मैच जीतना, आप क्या समझते हैं? मॉडर्न डे क्रिकेट को हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, जिसमें ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की बात करें, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है, या हम बात करते हैं कि उनके बैटर जो हैं वो 225 से 30 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, हमारा 130-40 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है। यंगस्टर को या तो हम चांस नहीं देते हैं तो उनको ऐसे नंबर्स पे दिया जाता है जो उनके नंबर नहीं है। चाहे साहबजादा फरहान की बात कर लें, फ़खर को भी इवन आप देख लें कि 4 पे खिलाया जा रहा है। बॉलर्स की बात करते हैं तो बॉलर हमारी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप थी सर, अब हमें लगता है कि शायद किसी को बॉलिंग करानी नहीं आती। तो ये जो सारा डिज़ास्टर आपने देखा और आज की विक्ट्री के बाद आपको लगता है कि ये तूफान जो थम गया है, या अभी आपको लगेगा जिस तरह मोहम्मद हफीज़ ने भी कह दिया कि वो वापस आके फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये सारी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे? देखिए इरफान भाई, जो हमारी क्रिकेट का खासा रहा है, जिसने हमारा भरम रखा हुआ था, वो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी जी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, 4-5-6 महीने पहले एशिया कप में एक पाकिस्तान इंडिया का मैच था पाले किले में, जो मैच बाद में बारिश की नजर हो गया। उस मैच में ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली, वो मैच बारिश की नजर हो गया। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान टीम मुसलसल अपनी खराब बॉलिंग की वजह से एशिया कप में भी हारी, वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान जैसे टीम से हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारे, अभी न्यूजीलैंड में हमें लग रहा था, लेकिन हमने इतनी खराब बॉलिंग की, 226 रन भी दिए, 224 रन भी हमने बनवाए, हमने 158 पिछले मैच में बनाया, आज डिफेंड नहीं किया। लेकिन आज के मैच में हमारी बॉलिंग चली और हमने कम स्कोर के बावजूद अपने उस टोटल को डिफेंड किया। तो बेसिकली न्यूजीलैंड में जो हमारी शिकस्त की वजह थी वो हमारी खराब बॉलिंग थी, चाहे शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, चाहे हारिस रऊफ को देख लें। इसी तरह आज के मैच से पहले उसामा मीर की भी पिटाई हुई, मोहम्मद नवाज भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। लेकिन हमारा जो असल जो बात है, जो आपने इब्तिदा में अभी कही कि दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। वो खेलते हैं 250 के स्ट्राइक रेट से, हमारे अगर बाबर आजम 50 कर भी जाए और पाकिस्तान टीम फिर भी हार जाती है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 160 170 के दरमियान रहता है। तो अब मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो मार धाड़ वाली क्रिकेट है T20 में, तो हम मेरे ख्याल में उससे पीछे हैं। अब हमें अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम की भी हम बात करते हैं ना, कि लड़के फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। आप कराची अगर तशरीफ लाएं कल परसों, यहाँ प्रेजेंट कप के मैचेस हो रहे हैं, आप जरा डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट की हमने बहुत बात की पिछले इमरान खान के दौर में, तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का हाल तो देखें, किस क्वालिटी की डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही है। मैं आपको नेशनल स्टेडियम का हाल बताऊं कि मैं पिछले दिनों नेशनल स्टेडियम से गाड़ी पे बाहर निकल रहा था, तो मैंने एक बंदा देखा जिसने 3-4 थर्मोस पकड़े हुए थे, चाय के, टी टाइम होने वाला था ग्राउंड में, वो ग्राउंड में दाखिल हो रहा था। तो मतलब इस कम बजट के साथ टीमें जो हैं अब डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब वो लेविश लाइफस्टाइल नहीं है डिपार्टमेंटल टीमों का। तो मेरा ख्याल हमें अपने क्रिकेट सिस्टम को भी देखना है। अगर डिपार्टमेंट टीमें नहीं बनाना चाहते तो जबरदस्ती हम उनको, यह हुकूमत क्यों प्रेशराइज कर दिया। देखना नेशनल बैंक सरकारी बैंक है, उसने अपनी टीम ही नहीं बनाई,
जो बड़े बैंक जी। थे प्राइवेटाइज हो गए, अलाइड बैंक, हबीब बैंक, यूबीएल, वो अब अपनी टीमें बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अब अपना, जो मैं एक पॉलिसी की बात कर रहा था ना, उसमें हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की पॉलिसी भी देखना है कि बिल्कुल क्या ऐसा ही है। हमारी क्रिकेट इतनी अच्छी हो रही है जिससे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट कर सके। चलें तो अभी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में नेक्स्ट वीक इस पे डिटेल में बात करें। सर भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, माजिद भट्टी साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।